अग्नि, सूरज और वे, उसकी समीक्षा। प्राकृतिक खेती करती, सूरज हथेली में समेटती स्त्रियाँ। मेरे हाथों में है सुप्रसिद्ध लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी का उपन्यास अग्नि, सूरज और वे। एक बिल्कुल ही अलग तरह का उपन्यास। सच कहूँ तो इस उपन्यास को पढ़ने में, समझने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। किसानों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु महिला किसानों पर पहली बार पढ़ा, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा उपन्यास। गुजरात में 66% स्त्रियाँ खेतों में काम करती हैं, यह मुझे उपन्यास पढ़ने पर ही पता चला। महिला किसानों पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण कदम, जिसे सार्थक बनाया उपन्यास के माध्यम से नीलम कुलश्रेष्ठ जी ने। बहुत सारी समस्याएं, उनके समाधान, भावनात्मक संवाद, गांव, लहलहाते खेत, एक सीधी सरल सी किंजल नाम की लड़की, एक आश्रम, आश्रम में हीराबा सरपंच, सविताबा, अमर, स्वरूप, अमृत, निक्की, अमृत, निमकी, टिकुली, थोड़ा सा गाबदू बदलू, कितने कितने पात्र, कितनी कितनी कहानियाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत, घनघोर जंगलों के बीच बड़ के पेड़ के नीचे बनी हुई एक झोंपड़ी, और सुबह सुबह ताली बजाकर कभी नरसिंह मेहता के तो कभी किसी और के भजन गाते हुए हीराबा के पति, जो गांधी जी के अनुयायी थे, जिन्हें सब काका कहते हैं। धीरे धीरे गांव का आदिवासी समुदाय इसमें जुड़ता गया, और वहीं नींव पड़ी सानंद आश्रम की। हीराबा भजन के बाद औरतों को शहर से लाई भाजियों से परिचित कराती, उन्हें बीज देती और उन्हें उसके गुण सिखाती। इसी आश्रम की कोख से जन्म हुआ लोक अदालत का। गुजरात में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजना महिला सामर्थ्य योजना का आदिवासियों की पृथक पृथक जातियाँ, जैसे तड़वी, भील, वसावा, ढील, ढोली, उनके भिन्न प्रकार की चांदी और गिलिच के आभूषण, पुरुषों के वस्त्र जिन्हें केड़िया कहते हैं, उनका वर्णन, उनकी अलग प्रकार की पगड़ी, सभी की विस्तार से जानकारी उस उपन्यास में मिलती है। परिस्थितियाँ बदलने से वही चीज़ें कैसे नए अर्थ की पोशाक पहन लेती हैं, यह इस उपन्यास में उजागर होता है। समय रिश्तों में कैसे बोध और दायित्व को गूंथ देता है, वह भी रेखांकित किया गया है। व्याहता किंजल जब बचपन के प्यार अमर से मिलती है, और अमर जब कहता है तू स्वरूप को छोड़ दे, मैं तुझसे ब्याह करूँगा, क्या मनस्थिति रही तब किंजल की? क्या हुआ? क्या किंजल स्वरूप को छोड़कर अमर के पास आई या नहीं, यह तो पाठक उपन्यास पढ़ने पर ही जान पाएंगे। पर जो हुआ, उस दुख पीड़ा को व्यक्त करने में शायद लेखिका की लेखनी से स्याही की जगह दर्द टपका होगा। लहलहाते भुट्टे के हरे भरे खेत ने उसके अंदर के पत्थर को पिघलाने में मदद की। जैसा कि अधिकांश आश्रमों में होता है, वही यहाँ भी एक आश्रम में 25-30 आदिवासी औरतें। आश्रम के संचालक काका को सब गांधी कहते हैं, पर दूसरे कमरों से जुड़ा एक लंबा कमरा कुछ अलग ही कहानी कहता था। इस उपन्यास में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संसाधन मंत्रालय की योजना महिला सामाख्या के विषय में नीलम जी देती हैं, क्योंकि वे देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने गांव में जाकर इनका बार बार सर्वे किया था। भारत में नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही थी। सिर्फ गुजरात में ही महिला सामाख्या सफलतापूर्वक नारी अदालतें गहरे तालुका में चला रही थी। लेखिका विस्तृत रूप से इनके आरंभ होने व बंद होने तक की यात्रा का विस्तार से वर्णन करती हैं। उपन्यास की नायिका की तो जिंदगी इस महिला सामर्थ्य के कारण सूरज को अपनी मुट्ठी में ले पाती है। पंजाब की हरित क्रांति ने वहाँ बेपनाह अन्न तो उगा दिया, लेकिन वहाँ कैंसर ट्रेन चलने लगी। इसीलिए गुजरात से पहले स्वर्गीय ईला भट्ट ने अपनी NGO सेवा से प्राकृतिक खेती करवाने में पहल कर दी थी। कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटे से गांव खींचा में रहने वाले सेवा में प्रशिक्षित किए काशीराम वाघेला गांव-गांव घूमकर लोगों में प्राकृतिक खेती के लिए जागृति फैला रहे थे। सरकार को सन 2016 में तब जागी जब गुजरात के हर गांव में कैंसर पंजाब की तरह ना फैले। अमृत भाई बहुत पहले से लोगों को जला रहे थे। उपन्यास पढ़ते हुए लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे, बायोस्कोप देख रहे हैं। कुछ लोगों को शायद यह भी नहीं पता होगा कि श्वेत क्रांति का जन्म आनंद के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट और डेयरी सहकारी मंडल के कारण हुआ है, लेकिन इसके मूल में थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के कारण अमूल का आरंभ हुआ। इधर इस उपन्यास में वर्गीस कुरियन के आनंद आने की बात, उनकी लाई श्वेत क्रांति से महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात विस्तार में कही गई है। मैं
आश्चर्यचकित हूँ केन फिल्म फेस्टिवल में 2024 में 48 वर्ष पुरानी फिल्म मंथन को रिस्टोर करके क्लासिक सेक्शन के अंतर्गत रिलीज किया गया है। क्या बहुत आवश्यक है इतिहास को फिर दोहराना, जिससे नई पीढ़ी को सीख सके। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि महिला किसानों पर आधारित है। इस उपन्यास में वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की और बढ़ती दुनिया की तल्ख सच्चाइयाँ बड़ी खूबसूरती से पिरोई गई हैं। कुछ पुरानी यादें, कुछ नए ख्वाब हैं, बिखरे हुए वक्त के आरोप हैं, खामोशियाँ हैं। नीलम कुलश्रेष्ठ जी ने आसपास के गांव की स्थितियों को अलग अलग तरीके से देखा और खेतों में स्वयं जाकर वहां के लोगों से बातचीत कर उनकी मनः स्थिति समझकर उपन्यास के दायरों में कैद किया। इस उपन्यास में नीलम जी ने स्त्री सशक्तिकरण का वह अध्याय खोला है जो आत्महीनता और अवसाद के लंबे अधेरे रास्तों से निकलकर उद्दाम वेग से बह निकली है। चाहे वह हीरा बा हो, किंजल हो, मोटी बा हो या अनेकानेक आदिवासी स्त्रियाँ। उपन्यास के इतने सारे पात्र, उनकी कहानी, सेक्स एजुकेशन, बलात्कार, प्यार, विचों 25 साल से समाज सेवा में रत सोनल दी। मुझे लगता है यदि मैं इन सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा भी लिख दूंगी तो पाठकों के पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उपन्यास की पूर्णाहुति यहीं हो जाएगी। इसलिए अब मैं हवन कुंड में कुछ आहुति देकर उपन्यास के कुछ पात्रों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। उसकी पवित्र धुनी में आप भी अपने आप को बहने दें। औरत एक हाड़ मास के जीव को जन्म देती है। औरत के दिल में दर्द होता है, इसलिए वह दूसरों का दर्द कम करना जानती है। जब वह जीव को जन्म दे सकती है तो देश क्यों नहीं चला सकती है। हल्के झुट थोड़ी सी है। हल्के झुटपुटे में जीप में घर जाते हुए मोटी बा से पूछा था, मोटी बा तुम तो कहती थी हीरा बा ने आश्रम बसाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो वह बरामदे की सीढ़ी पर ऐसे कैसे बनाई सी बैठी थी। भीड़ के बीच फटी फटी आंखों से काका को ऐसे देख रही थी जैसे उनका कोई रिश्ता ही ना हो, उन्हें पहचानती ही ना हो। आश्रम में कितनी आदिवासी औरतें थी? तब तो 20-25 थी। वे अभी भी काका के पास वाले लंबे कमरे में रहती हैं। बेचारी और कहाँ जाएंगी। काका को सब गांधी कहते थे, और जब मैं पहली बार लोक अदालत देखने गई सब समझ गई थी। हीरा बा जिसके सिर पर आज भी इस आश्रम को खड़े करने के निशान है। किंजल को समझ नहीं आ रहा था क्या काम करे। वे ऐसे ही इन सूखे पौधों को हाथ से सहलाने लगी थी। इनके ऊपर के पत्ते कड़क हो गए थे। क्या मानस का मन और पेड़ पौधे ऋतुओं में रहते हैं? हम गुजराती सोचते थे कि हमारी मिट्टी में दूसरा गांधी जन्मा है। बापू और विनोबा जी के नाम के बाद हमारे गुजरात में काका का नाम अमर हो जाएगा। लेकिन अब समझ में आया कि पवित्रता व नेक काम करते हुए भी जो अपनी किसी बड़ी कमजोरी पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उनका नाम दुनिया से मिट जाता है। महानता एक सीधी सरल रेखा होती है जिस पर कठिन संपूर्ण अनुशासन नियम परमार्थ करते हुए सत्य और अहिंसा की राह पर चलने की कड़ी तपस्या करनी होती है। अंत में बस इतना ही, इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। धन्यवाद।